नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही है और हम पढ़ रहे हैं सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर फर्स्ट। तो दोस्तों, कभी भी आपकी विज्ञप्ति आ सकती है। आप इसी तरह से निरंतर तैयारी करते रहें, क्योंकि जो पहले तैयारी करता है वही हमेशा फ़ायदे में रहता है। ऐसा तो अभी आपने देख ही लिया होगा। आरएएस का एग्ज़ाम 27 को होने जा रहा है और अभी जस्ट इसके फॉर्म भरे ही गए थे दोस्तों। तो इतनी जल्दी एग्ज़ाम होते हैं आजकल और आरपीएससी की प्रक्रिया काफ़ी फास्ट हो चुकी है, इसलिए आप समय रहते ही तैयारी पूर्ण कर लेंगे, तभी आप लाभ में रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आपकी क्लासेस कंटिन्यूस है और बड़े अच्छे से हम एक एक टॉपिक को और बड़े इत्मीनान से हम एक एक चीज़ को समझ रहे हैं। तो इसी तरह से जो आपका कोर्स है वो पूरा करवाया जाएगा। किसी प्रकार की शंका आपको मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये मैटर कंप्लीट नहीं है, कुछ कमी है, तो आप कहीं और पढ़ सकते हैं। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि हमने किसी भी प्रकार की कोई कमी रखी है, किसी भी प्रकार से किसी पॉइंट को हमने कम समझाया या हमने कुछ छोड़ा है। उसमें जितने संभावित एस्पेक्ट है उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हमने अध्ययन की हैं और यकीन मानिए इतनी तैयारी तो हमें आरएएस की परीक्षा के लिए चाहिए होती है दोस्तों। तो दोस्तों, जो भी नए प्रश्न बनते हैं, जैसी नई संभावनाएं हैं, हम उन सभी चीज़ों को ऐड करते जा रहे हैं और इसी तरह से अपने सिलेबस के एक एक पॉइंट को पूरा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से हमारे साथ में यूं ही जुड़े रहें। चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज अपने अध्ययन करेंगे दक्षिणी पूर्वी पठार का। हम जो है राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जो हमारे फर्स्ट पेपर में सबसे पहला टॉपिक दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से जो हमने सफ़र शुरू किया था अरावली पर्वतमाला से, इससे पहले अपने एक जो है मरुस्थलीय प्रदेश थार के मरुस्थल को पढ़ चुके थे। तो काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय कर लिया है। आज अपने जो है अरावली पर्वतमाला को अपने पढ़ चुके थे, मैदानी भाग को भी अपने पढ़ चुके थे और आज हम मैदानी भाग के बाद में तीसरा जो हमारा पार्ट है जिसको अपने अध्ययन करने वाले हैं, हेडिंग लगा लीजिएगा, वो है हमारी दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। हम किसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा छोटा है तो हम इसे आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले इसकी जो ज़रूरी फैक्ट हैं उसको अध्ययन कर लेते हैं, फिर एक एक चीज़ को हम बड़े बारीकी से समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण काल कौन सा है, इसका निर्माण काल कौन सा है, तो इसका निर्माण काल है दोस्तों क्रिटेशियस। क्रिटेशियस काल के अंत में जो है इसका निर्माण हुआ था। अंत में इसका निर्माण हुआ था। ये देखिएगा, वैसे तो दोस्तों भारत का जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है उसी का एक पार्ट आ जाता है। जैसे हम ये कहें, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा भारत है, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत रह गया। ये यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं अपने पहले। ये हमारी यहाँ पर अरावली पर्वतमाला रह जाती है। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रह जाता है, तो यहाँ अरावली रहेगी। अरावली से लेकर के इस तरह से ये जो हमारा बीच वाला भाग रह जाता है, ये दक्षिणी पठारी प्रदेश है। दक्षिणी पठार अपने इसको कहते हैं। और ये साइड में जो हमारा यहाँ रह गया, ये हमारे तटीय प्रदेश हैं। ये यहाँ वाले जो हमारे प्रदेश रह गए ये हमारे तटीय प्रदेश हैं। और ये जो हमारा भाग रह गया ये सारा मैदानी भाग रह गया और इधर अपने जो द्वीप समूह वगैरह रह जाते हैं। तो ये जो अपने दक्षिणी पूर्वी पठार पढ़ रहे हैं ये इसी का एक पार्ट मानेंगे। अपने जो भारत का दक्षिणी पठार है उसी का, जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा माना जाता है, हम उसी को पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो ये उसी का पार्ट है। भारत के संदर्भ में भी इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण काल कौन सा है दोस्तों, तो निर्माण काल जो है वो हमारा रहेगा क्रिटेशियस काल का अंतिम समय है, उस समय इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो निर्माण हुआ, एक चीज़ आप यहाँ पर और नोट कर सकते हैं, बेसाल्ट लावे से हुआ है। बेसाल्ट लावा या ज्वालामुखी उद्गार से, ज्वालामुखी उद्गार से जो है इसका निर्माण माना जाता है।
और इसकी जो मिट्टी है, यहाँ पर जो प्यारे दोस्तों मिट्टी पाई जाती है वो या तो अपने इसको काली कहेंगे या हम कहेंगे रेगुर मृदा, काली या फिर रेगुर मृदा। अब इसको अपने अध्ययन की दृष्टि से कई भागों में बांट सकते हैं प्यारे दोस्तों, कई तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो संरचना की दृष्टि से भी हम इसे बांट सकते हैं, और अगर हम बात करें इसे संरचना की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से दो भाग हैं। संरचना की दृष्टि से हम इसमें दो भाग करके देख सकते हैं जिनका हमें अध्ययन करना होता है। एक तो हमारा हो गया विंध्यन कगार, विंध्यन कगार, और दूसरा जो हमारा रह गया वो रह गया लावा पठार, लावा पठार। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, इन दो भागों में बांट करके हम इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक एक चीज़ को हम समझेंगे तो जितने भी एस्पेक्ट हैं, जितने भी तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी चीज़ों को हम अध्ययन कर सकते हैं। दो हैं और कुछ जगह अपने तीन भागों में भी बांट सकते हैं, लेकिन जैसे भी हम सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं, लेकिन मुख्य अगर आपसे भाग पूछे जाएं तो हम इसे मुख्यतः दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो विंध्यन कगार है और एक जो है इसका लावा पठार है। यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा समझते हैं हम इसको। जैसे ये हमारा राजस्थान रह गया, थोड़ा समझने के लिए ही है। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हमारी रहेगी अरावली पर्वतीय प्रदेश, कुछ हमारी इस प्रकार से जो रहेगी, ये हमारी कौन सी पर्वतमाला रहेगी, अरावली पर्वतमाला हमारी रह जाती है, जिसको हम पीछे अध्ययन कर चुके हैं। बड़े अच्छे से हमने एक एक चीज़ को अनुभव किया है, एक एक चीज़ को हमने देखा है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी है, उससे पहले आप ये जो हिस्सा है हमारा, ये जो हमारा हिस्सा रह गया, इस हिस्से को हम कहते हैं दक्कन का लावा पठार, दक्कन का लावा पठार। इसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा हिस्सा रह गया, दिखाई नहीं दे रहा, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं अपने। ये जो हमारा हिस्सा रह गया इधर वाला, इसे हम कह सकते हैं हाड़ौती, हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार है। और इसके बाद में जो हमारा हिस्सा बच जाता है, ये जो हमारा हिस्सा बच गया, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो हमारा कहलाता है विंध्यन कगार, विंध्यन कगार। एक चीज़ और यहाँ अपने जो है देख सकते हैं, वो हमारी रहेगी इस तरह से, इसे हम कहते हैं GBF, और हिंदी में आप इसे कह सकते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या कहेंगे? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं हम इसको, या इसे हम कह सकते हैं महान सीमांत भ्रंश। तो ये कुछ एक इतनी चीज़ें हैं जिन्हें हमें अभी अध्ययन करना है। सबसे पहले जो हमने लिखा है सबसे लास्ट में, GBF के विषय में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये GBF क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? GBF क्या है? तो ये एक भ्रंश है जो कि अरावली और हाड़ौती को अलग करता है, अलग करता है।
देखिए क्या फाल्ट का मतलब अपने एक तरह से दरार के रूप में लेकर के देख सकते हैं। ये जो हमारा क्षेत्र रह गया, असल में यहाँ पर आपको विंध्यन कगार भी मिलता है, विंध्य का भाग भी मिलता है और आपको अरावली का विस्तार भी मिलता है। तो इन दोनों के मध्य जो हमारा एक महान सीमांत ब्रांच है, जहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे अपने GBF के नाम से जानते हैं, यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अगर आपको इसे और डिस्क्राइब करना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ है प्यारे दोस्तों। तो इसका जो विस्तार है वो चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी और डांग क्षेत्र जो हमारा रह गया वहाँ तक है। डांग में अब आपको पता होगा करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर है जो हिस्सा आ जाता है, तो इसका विस्तार में है। यहाँ तक ये क्या है, फैला हुआ है दोस्तों। तो यहाँ जो हमने लिखा उसमें सबसे पहले अपने देख लेते हैं जो हमारा भाग था विंध्यन कगार को अपने देख लेते हैं। विंध्यन कगार क्या था, कहाँ है और इसके बारे में कौन सी बातें जो हैं हमें जाननी आवश्यक है। तो ये विंध्यन कगार जो है हमारा, ये विंध्याचल, देखिएगा दोस्तों क्या पढ़ रहे हैं हमने यहाँ पर देखिएगा देखा है ना कि संरचना की दृष्टि से दो भाग हैं। तो पहले भाग यानी विंध्यन कगार के विषय में अपने अध्ययन करें। यह जो है विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है, विंध्याचल पर्वतमाला का ही भाग है। तो आप देख सकते हैं कि विंध्याचल पर्वतमाला है उसका भी यहाँ पर है। भारत के जो भौतिक विभाग अपने बांटते हैं उसमें से जो हमारा उत्तरी मैदानी प्रदेश है वो भी आता है यहाँ पर, और यहाँ पर पठारी भाग भी आ गया। यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भी विस्तार है। कई बार इस तरह के डीपली क्वेश्चन भी वो आपसे पूछ सकता है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। इसमें अगर कोई विशेष बात है तो ये चुना संपन्न क्षेत्र है, ये सिर्फ क्या है, चुना संपन्न क्षेत्र ही है। ये विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। इसमें जो चीज़ें हमें पढ़नी है, जो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है, ABCD लगा करके लिख सकते हैं आप। इसमें आपके पास में रहेगी सबसे पहले बूंदी की पहाड़ियाँ। सबसे पहले अपने किन की बात कर लेते हैं, बूंदी की पहाड़ियों के विषय में बात करें तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा जाता है कि इन पहाड़ियों का आकार कैसा है। इन पहाड़ियों का आकार अर्धचंद्राकार है। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ आपको कहाँ पर मिलती हैं। तो इन पहाड़ियों का आकार, बूंदी की जो पहाड़ियाँ हैं उनका जो आकार है वो अर्धचंद्राकार है दोस्तों। एक आप देख सकते हैं रामगढ़ की पहाड़ियाँ, तो रामगढ़ की जो पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ियों का आकार जो है घोड़े के नाल जैसा है। इन पहाड़ियों का आकार घोड़े की नाल जैसा है। अगर आपसे पूछा जाए कि घोड़े की नाल वाली पहाड़ियाँ कहाँ हैं, घोड़े के नाल जैसा है, तो घोड़े की नाल वाली जो पहाड़ियाँ हैं वो रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं, विंध्यन कगार के हिस्से में पाई जाती हैं दोस्तों। एक आप और चीज़ यहाँ पर नोट कर सकते हैं, कुंडला पहाड़ियाँ। ये कुंडला पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो ये देखिएगा कोटा में है। कोटा जैसे उदयपुर के चारों ओर जो है गिरवा पहाड़ियाँ थी, वैसे ही कोटा के चारों ओर जो है वो कुंडला यानी कुंडल की आकृति की पहाड़ियाँ हैं, जिसे अपने कुंडला पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। तो कोटा जो शहर है, कोटा शहर के चारों ओर स्थित कुंडलनुमा जो पहाड़ियाँ हैं, कुंडलनुमा पहाड़ियाँ ही क्या कहलाती हैं, कुंडला की पहाड़ियाँ कहलाती हैं। तो कुंडला पहाड़ियाँ क्या है, कोटा शहर के चारों ओर जो कुंडल की आकृति में पहाड़ियाँ हैं, जैसे हमने उदयपुर में देखा था वैसे ही यहाँ पर आपको मिलती हैं। एक चीज़ आप यहाँ पर और पढ़ सकते हैं और वो है मुकंदरा की पहाड़ियाँ। तो मुकंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ एक तो रहेगी आपकी कोटा, चित्तौड़ में स्थित। ये कहाँ है,
कोटा और चित्तौड़ में स्थित है। इनकी सर्वोच्च चोटी की अगर बात करें, इस हिस्से की सर्वोच्च चोटी जो है वो है चांदबड़ी। चांदबड़ी 1519 मीटर। कोई बहुत ज़्यादा इसकी ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन 1519 मीटर है तो ठीक ठाक इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ देखिएगा, जो हमने बात की थी सबसे पहले विंध्यन कगार के विषय में काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। पहला भाग हमने देख लिया है। उसके बाद में हम जो बात करेंगे वो लावा के पठार के विषय में करने वाले हैं। दूसरी जो हम बात करेंगे वो करेंगे लावा के पठार के विषय में। तो यहाँ थोड़ा सा पहले इसको जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। ये जो हमारा हिस्सा है राजस्थान का, ये बिल्कुल लास्ट वाला जो हमारा हिस्सा रह गया है ना, उस हिस्से की अपनी बात कर रहे हैं। तो एक तो आपको सबसे पहले ये याद होनी चाहिए, ये अर्धचंद्राकार पहाड़ियों के विषय में हमने अभी बात की थी। तो अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बूंदी। बूंदी में कौन सी पहाड़ियाँ थी आपको याद होगा? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ कहाँ हैं? बूंदी के अंदर हैं। और एक आप यहाँ पर जो नोट कर सकते हैं, एक पहाड़ी यहाँ पर हमने बात की थी रामगढ़। तो रामगढ़ में आपको याद आ गया होगा कौन सी पहाड़ी थी? घोड़े की नाल। घोड़े की नाल के आकार की। तो अगर आपसे पूछा जाए घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो रामगढ़ में रह गई। और इसी तरह से कोटा के चारों ओर इस तरह से, ये कोटा है तो कोटा के विषय में हमने बात की थी कौन सी पहाड़ियों की? कुंडला पहाड़ी। कुंडला पहाड़ियाँ कहाँ रह गई? कोटा के अंदर रह गई कुंडला की पहाड़ियाँ। ये इधर अपनी रह जाती हैं मुकुंदरा। मुकुंदरा, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ। एक आपको जो और यहाँ पर याद करना है, हमारा क्षेत्र रह जाता है थोड़ा इस तरह से ही, मान लीजिएगा यहाँ पर ही है गांधार, झालावाड़ के अंदर गांधार उच्च भूमि। तो देखिएगा मैप बिल्कुल सेम तो नहीं बना है, काफ़ी यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन चीज़ें आपको याद रह जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा मैप के विषय में तो कम देखना, लेकिन आप एक तरह से इन पहाड़ियों के फीचर को दिमाग में डालने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है मैप जो है आप मेरे से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। कॉपी जब आप तैयार कर रही हो तो उसके अंदर आप थोड़ा सा खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा, या जो मैप के अंदर ओरिजिनल आपको गूगल मैप पे मिल ही जाती है सारी चीज़ें, एकदम सही लोकेशन आप देख करके उसको बना सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इतनी जल्दी में थोड़ा सा सही ढंग से कई बार नहीं बन पाता है। तो मेन उद्देश्य आपको चीज़ों को समझाने से संबंधित ही था। उसमें पीछे हमने एक चीज़ को और डिस्कस यहाँ पे कर सकते थे, वो भी मैं यहीं लिख ही देता हूँ। गांधार उच्च भूमि। गांधार उच्च भूमि, तो ये कहाँ पर है? ये झालावाड़ में है। इसके बाद में दोस्तों आगे अपने इसका जो सेकंड पार्ट था वो था लावा पठार। लावा पठार, इसके विषय में भी अपने बात कर लेते हैं। ये लावा पठार क्या है दोस्तों? ये देखिएगा क्रिटेशियस युग में दरारी ज्वालामुखी उद्गार था। देखिएगा जैसे जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं इस तरह से, जब इनमें अभिसारी गति होती है दो प्लेटों के अंदर, कौन सी गति हो? अभिसारी गति हो, यानी एक दूसरे की तरफ आए, तो फिर तो माउंटेन्स बनते हैं, फोल्डिंग माउंटेन्स आपके बनते हैं। लेकिन अगर ये इधर आ रही है तो कहीं से दूर भी हो रही होती है, इस तरह से, ये इस तरह से दूर हो रही होती हैं। तो ये जो गति होती है इस गति को हम कहते हैं अपसारी गति। और यहाँ से जो लावा ऊपर निकलेगा, ये जो उद्गार होगा उसे अपने दरारी उद्गार के नाम से जानते हैं। तो जब भी ये दरार में से कुछ लावा निकलेगा तो ये हमेशा पठार का निर्माण करता है। तो इसी प्रकार से इस पठार का निर्माण भी हुआ है। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। यह पठार क्रिटेशियस, कौन से काल की बात कर रहे हैं अपने? क्रिटेशियस युग में दरारी
उद्गार से निर्मित, दरारी उद्गार से निर्मित। कौन से उद्गार से? दरारी। केंद्रीय उद्गार हो, जहाँ एक छेद से निकले तो फिर वहाँ पर जो है ज्वालामुखी विस्फोट होता है और वहाँ पर पर्वत बनता है। यहाँ पर क्या बनेगा आपका? दरारी उद्गार है। एक लंबी दरार में से लावा निकलता है, इसलिए वो पतला होता है ये वाला लावा, तो फैल जाएगा। फैलने के कारण जो क्या बनता है? पठार बनता है। से निर्मित दक्कन का पठार, दक्कन का पठार या मालवा पठार का भाग है। मालवा पठार का ही क्या है? भाग है। अभी देखिएगा ये किससे बना हुआ है? ये बेसाल्ट लावे से बना हुआ है, और बेसाल्ट लावे से बने होने के कारण ये काली मिट्टी से संपन्न है। काली मिट्टी से संपन्न। तो कई बार आपसे पूछ लेता है ना, हाड़ौती के पठार की मिट्टी है और आंसर हुआ करता है मध्यम काली, तो वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है आपका दोस्तों। और यहाँ पर हाड़ा राजवंशों का अधिकार हुआ करता था, इसलिए हम इसे हाड़ौती कहते हैं इस क्षेत्र को, और ये जो पठार है वो हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। एक चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, अडावल जो नाम है, अरावली के लिए भी कई बार हम इसको काम में लेते हैं बूंदी में। तो अडावल जो है हाड़ौती के पठार को, हाड़ौती के पठार को बूंदी में कहते हैं, बूंदी में कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि अडावल का संबंध किससे है, तो अडावल का जो संबंध है वो बूंदी से है मेरे दोस्तों। किससे है? बूंदी से है। आइएगा थोड़ा और इसको अपने डिस्क्राइब करते हैं और विस्तृत रूप से हम इसका अध्ययन करने की कोशिश करते हैं, ताकि कोई भी डाउट आपका किसी प्रकार का न रहे, क्योंकि आप विभिन्न संसाधनों से विभिन्न प्रकार का मैटर पढ़ते हैं। और अब तो समस्या ये है कि मैटर बहुत ज़्यादा है, तब आपको लगेगा कि सर ने ये बताया तो ये थोड़ा कम है, या फिर थोड़ा कुछ डिफरेंट आपको मिल रहा है। तो मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में न रहे। अगर आपसे पूछा जाए हाड़ौती के पठार के मुख्य भाग कौन से हैं, तो हम इसे दो भागों में इस रूप में भी देख सकते हैं। तो एक तो हमारा था दक्कन का लावा पठार, जिसका हमने अभी अध्ययन किया है, दक्कन का लावा पठार। और दूसरा जो हमारा भाग आता है वो है विंध्यन कगार। दूसरा जो भाग कौन सा रह गया? वो विंध्यन कगार रह गया। अब ये जो हमारा हमने पढ़ा दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार कहाँ है? तो दक्कन का पठार जो है वो हाड़ौती के दक्षिणी भाग में है। दक्कन का पठार कहाँ है? हाड़ौती के दक्षिणी भाग में है। और इसका जो विस्तार है अपने दो रूप में देखते हैं। एक तो ऊपरमाल, इसका अध्ययन हमने पीछे अरावली पढ़ा था, तब भी हमने किया था। और एक हम पढ़ते हैं मालव प्रदेश। मालव प्रदेश। अगर हम ऊपरमाल की बात करें तो ये हम पढ़ चुके हैं, बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य का ये भाग है। और अगर मालव प्रदेश की बात करें तो ये हमारा रह गया प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ व झालावाड़ में, प्रतापगढ़ व झालावाड़ में। और अगर हम विंध्यन कगार की बात करें तो ये तो अपने अभी पढ़ा ही है। इसमें एक तो डांग क्षेत्र आता है और एक इसमें आता है हाड़ौती क्षेत्र। डांग क्षेत्र में करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर आ जाता है। हाड़ौती में हमें पता है कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, ये वाला जो क्षेत्र है इसमें आ जाता है। इसमें एक चीज़ आपके लिए और इम्पोर्टेंट जो रह जाती है, यहाँ पाई जाने वाली चट्टान कौन कौन सी है, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लेता है। तो एक तो सैंडस्टोन यहाँ पर मिलती है, जिसे बलुआ पत्थर कहते हैं अपने। एक यहाँ पर आपको मिलेगा लाइमस्टोन। क्या मिलेगा प्यारे दोस्तों? लाइमस्टोन, जिसे अपने चूना पत्थर कहते हैं, चूना पत्थर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर कोटा स्टोन मिल जाएगा, जो कोटा है, कोटा का ही है ना। एक आपको रेड स्टोन मिल जाएगा, यहाँ पे रेड स्टोन। अब रेड स्टोन कौन सा है? धौलपुर वाला जो स्टोन है वो रेड स्टोन है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपके साथ में ऐसा नहीं हुआ, तो वरना आरपीएससी तो आजकल जिस प्रकार से कर रही है, आपको पता नहीं परीक्षा में कौन सा जिला आपको देखने को मिल जाए। हो सकता है धौलपुर देखने को मिल जाए, हो सकता है डूंगरपुर, कम से कम राजस्थान भ्रमण आपका हो ही जाएगा। आप सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम देंगे तो सेंटर जिस प्रकार से आ रही हैं उस प्रकार से उम्मीद तो यही लगती है कि जो पुरुष वर्ग है उसको तो सभी को जो है राजस्थान दर्शन हो ही जाएंगे। लेकिन इसका पॉजिटिव पक्ष भी देखें, हर चीज़ को नेगेटिव मत लिया करो।
हो सकता है आपको दर्शन करने को मिले, हो सकता है नौकरी भी तो बाहर मिले ना, लेकिन वहाँ पर सैलरी मिलती है, थोड़ा सा ये अलग हो जाता है। लेकिन घबराना नहीं है किसी प्रकार से, ये जो चीज़ें बदल रही हैं उससे थोड़ा नकल का रेशो भी कम रहता है दोस्तों। तो कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। अच्छी पॉजिटिव विचारों के साथ में आप परीक्षा को देने के लिए जाना है। जैसे अभी RAS 2021 वाला जो एग्ज़ाम है 27 को है, तो यहाँ पर भी आपको बहुत तरह की इस तरह की चीज़ें मिल रही हैं कि बच्चों का सेंटर जो है बहुत ज़्यादा दूर दूर दे रखा है। इसीलिए मैं आपको ये कहता हूँ कि आप एक पेपर की अच्छे से तैयारी करें। जो पेपर आप पढ़ रहे हैं उसकी अच्छे से तैयारी करें और उसको क्लियर कर लें और मोक्ष की प्राप्ति कर लें दोस्तों, ताकि इसका बार बार पुनर्परीक्षा का जो आपका झंझट है इससे आपको मुक्ति मिल जाए। अन्यथा जो आपकी आत्मा है वो परीक्षाओं में भटकती रहेगी। तो अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो पूरे ध्यान से तपस्या करके आपको इसकी प्राप्ति करनी पड़ेगी। इस परीक्षा रूपी भवसागर को आपको पार करना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल हमारी तैयारी बड़ी अच्छे से चल रही है। बड़ी जल्दी हम इस सिलेबस को पूरा भी कर लेंगे, क्योंकि अब तो एक बड़ा जो टॉपिक है वो हमारा क्लियर हो चुका है। एक और चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, विंध्यन कगार के अंदर जो हमसे कभी पूछी जा सकती है वो है हीरा। हीरा कहाँ मिलता है? हीरा मिलता है केसरपुरा में। ये आपने पढ़ा होगा, केसरपुरा में हीरे की खान है। और केसरपुरा कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों? केसरपुरा है प्रतापगढ़ के अंदर। तो देखिएगा दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। जो भी आप पढ़ते हैं उससे कहीं ज़्यादा चीज़ों का हमने यहाँ पर अध्ययन किया है दोस्तों। इसके अलावा ये मुख्य भाग हैं, इसके कुछ एक गौण भाग भी हैं जिनके विषय में भी हम अगर चाहें तो बात करके इस टॉपिक को अपने पूरा कर सकते हैं। हाड़ौती के गौण भाग, यानी मुख्य भाग तो अपने दो ही हैं, इसके अलावा गौण भागों के रूप में भी पढ़ते हैं। हालांकि चीज़ें मैंने आपको सारी समझा दी हैं, एक बार फिर से आपका रिवीजन हो जाएगा। अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, अर्ध चंद्राकार पहाड़ी 3 भागों में बांटते हैं। दूसरा अपने बांटते हैं शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। और तीसरा जो आता है डग गंगधर उच्च भूमि। यहाँ से भी आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तो हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं, सारा अच्छे से अपने करते जा रहे हैं। अर्धचंद्राकार पहाड़ी तो अभी आप बता ही देंगे। एक तो हमारी अगर एक ही जगह पूछे तो अपने किसके लिए काम में लेते हैं? बूंदी के लिए ही काम में लेते हैं। एक तो हमारा भाग ये वाला रह गया। एक और अगर हम इसमें बांटना चाहें तो वो है मुकंदरा हिल्स। मुकंदरा हिल्स ये अपने पढ़ चुके हैं। मुकंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा और झालावाड़ में है। मुकंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा और झालावाड़ के अंदर है। और शाहबाद उच्च भूमि कहाँ है? 12 है, जिसको हमने पढ़ा था घोड़े के नाल वाली पहाड़ियाँ, है ना। घोड़े के नाल वाली जो पहाड़ी है वो यही है। किस भी रूप में देखें आप, राम के रूप में देखें, रहीम के रूप में देखें, जैसी नज़र होगी वैसे दर्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। घोड़े के नाल के रूप में मिल जाएंगे, शाहबाद के रूप में मिल जाएंगे। ये तो रूप परिवर्तित करता रहता है, हमें तो खाली मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, रास्ता हमारा कोई भी हो। तो ये डग गंगाधर उच्च भूमि है जो कहाँ पर है? ये हमारी झालावाड़ में रह जाती है। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो हमें यहाँ पर अध्ययन करनी थी दोस्तों। अगर आप इसको देखना चाहें तो ये तो हमारी अर्धचंद्राकार रह जाएगी, ये आपकी शाहबाद वाली भूमि रह जाएगी, और इधर इसी के नीचे रह जाएगा आपका तीसरा भाग जो आपका रह गया डग वाला। ये आपका शाहबाद, ये घोड़े के नाल वाली, और ये कोटा बूंदी वाली आपकी कौन सी रहेगी? अर्ध चंद्राकार जो पहाड़ियाँ हैं। इस प्रकार से हम इस टॉपिक को पूरा देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो भी हाड़ौती के पठार से संबंधित चीज़ें थी, देखिएगा हमने जो आज पढ़ा है वो यहाँ पर हमने देखा दक्षिणी पूर्वी पठार, इसका निर्माण जो है वो क्रेटेशियस काल में हुआ था। लावा पठार है, ज्वालामुखी उद्गार है। पठार क्या होता है? ये होता तो ज़मीन से ऊपर उठा हुआ भाग है, लेकिन ये ऊपर से क्या होता है? समतल होता है। ये समतल होता है दोस्तों, चट्टानी होता है। और यहाँ पर तालाबों के द्वारा ही सिंचाई की जा सकती है, नहरें वगैरह निकालना ज़्यादा संभव नहीं होता है। ये सबसे छोटा भाग भी अपने कह सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका जो भाग है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर आप भूभाग की बात करें तो इसका लगभग जो था हमारा, जो हमने पीछे देखा भी था, 6.29% के लगभग आपको मिलेंगे। 4 जिले
जो हैं वो आपको विशेषता इसमें देखने को मिलेंगे हाड़ौती वाले। और पॉपुलेशन जो है वो इसके 10% पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अडावल हाड़ौती के अलावा पठार को ही हम कहा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझी होंगी, सारे नोट्स आप अच्छे से बना रही होंगी। जितना आप लिखेंगे आपको याद करने में परीक्षा के दिनों में दोस्तों यकीन मानिए यही नोट्स आपके काम आएंगे, क्योंकि जल्दी पढ़े जाते हैं दोस्तों। जब आप सेकंड ग्रेड लग जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड लग जाएंगे तो आरएस की भी तैयारी करें, कुछ भी तैयारी कीजिएगा दोस्तों, ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको हो सकता है 1-2 लाइनें ही इसमें ऐड करने की आवश्यकता पड़े, अन्यथा सारी ज़रूरी चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें को आपने अच्छे से किया है, ये क्लासेज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित हो रही है। तो आज ये हमारा टॉपिक जो था भौतिक प्रदेश वाला समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपनी जलवायु के विषय में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, कुछ और नए तथ्यों के साथ। तब तक यूं ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।